हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीक एसिड वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। ये वाटर वीडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। अब स्पेसिफिकली हम लोग वीक एसिड वीक बेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज यही बायोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। अब क्यों कैरी करता है? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसी वजह से हमें इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पीएच को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन। अब HA एसिड है, ये डिसोसिएट करेगा H++ A- में। अब ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, इसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर भी कह सकते हैं। तो ये इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ये एसिड है। अब इसका K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब pKa क्या होता है? pKa एक वो पॉइंट होता है, वो pH जिसमें कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, उसको हम लोग pKa बोलते हैं। ऐसा पॉइंट, ऐसा pH जिसमें कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, उसे हम लोग pKa बोलते हैं। pKa की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला हम लोग, इट इज़ log ऑफ 1/Ka। तो इस फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा होगा कि pK और K इन्वर्सली रिलेशन में है। जब Ka ज़्यादा होगा, pKa कम होगा, क्योंकि ये -log Ka के बराबर है। फिर हम लोग pKa इंडिकेट क्या करता है? एक ऐसा पॉइंट जिसमें बेसिकली ये, इसका कहने का मतलब क्या होगा कि कॉन्जुगेट बेस और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, कि हाफ वे रिएक्शन, कि जितना एसिड डिसोसिएट हुआ उतना कॉन्जुगेट बेस बन गया। दैट इज़ व्हाट pKa रिफर्स टू। स्ट्रॉन्गर द एसिड, Ka की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, लार्जर द Ka वैल्यू। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी और pKa की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इट इज़ -log Ka। अब टाइट्रेशन कर्व, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये कर्व को हम लोग टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। अब ये बफर रीजन में बनता है। बफर क्या होता है? सबसे पहले बफर वो सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच को चेंज करने से रेजिस्ट करता है। अब उसमें एक डिफाइंड अमाउंट में आप एसिड ऐड करिए या बेस ऐड करिए, इट विल नॉट चेंज इट्स पीएच। वो अपना पीएच मेंटेन करके रखेगा। अब वो फॉरएवर मेंटेन नहीं कर सकता कि आप उसमें एसिड ऐड करते जाइए बट वो चेंज ही ना करे। एक सर्टेन लिमिट है उसकी भी, जिसे हम बफर रीजन कह रहे हैं। तभी एक रेंज है कि आप इस तक एसिड ऐड करेंगे या इस तक बेस ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, इट कैन टॉलरेट टिल देन, तो उसे बफर कहते हैं। अब वही पीएच pKa होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्जुगेट बेस इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग बफर रीजन कहते हैं। अब ये जैसे CH3COOH का कंसंट्रेशन, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? CH3COO-। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन 4.76 pH में बराबर होता है, तो वही pKa की वैल्यू हो गई। अब टाइट्रेशन कर्व कैसे बनता है ये हम नहीं बता रहे, बट आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस इज़ द टाइट्रेशन कर्व। अब सारे एसिड का यही शेप होगा, बस चेंजेस क्या होगा? कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। अब ऊपर नीचे क्यों होगा? अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज करती है, दैट मीन्स एसिडिटी डिक्रीज करती है। पीएच इंक्रीज होगा तो एसिडिक डिक्रीज होगा, तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज करती है तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी, तो कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। शेप यही रहेगा। तो इसमें 2 मेन पॉइंट्स हमने क्या कवर करे कि व्हेन पीएच रीचेस अ पॉइंट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर इक्वल, उसी को हम pKa वैल्यू कहते हैं। अराउंड दैट रेंज दी सिस्टम रेजिस्ट चेंज इन पीएच। इस रीजन में वो एक बफर की तरह एक्ट करने लगता है, क्योंकि हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी अटैच कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। इसमें ये इक्वेशन के थ्रू हम लोग एक परफेक्ट बफर बना सकते हैं। ये हमारे को परफेक्ट वैल्यूज़ दे देगा कि कितना हमें पीएच रखना चाहिए, कितना हमें प्रोटॉन एक्सेप्टर रखना चाहिए, कितना कंसंट्रेशन हमें प्रोटॉन डोनेटर का रखना चाहिए। तो उसके हेल्प से हम लोग बफर सोल्यूशन बना देंगे। अब
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हमने कहा था ना इसको बायोकेमिस्ट्री से कैसे लिंक करें, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ऑफ एंजाइम वो कम्प्लीटली पीएच पे डिपेंड करती है। एक सर्टेन पीएच पर ही वो अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, पेप्सिन आप सब जानते हैं एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जितना भी हम लोग फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन एंजाइम का होता है। अब जब पीएच बॉडी का 1.5 रहता है तब इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम रहती है। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी कम्प्लीटली डिपेंड करती है किस पे, पीएच पे। तो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग पीएच। अब किसी भी, अब आपको एक सर्टेन लिमिट थी बफर रीजन की, अब आपको और एसिड ऐड करना है बट आप चाहते हैं कि बफर रीजन बफर ही की तरह एक्ट करे, वो अपने पीएच में चेंज ना करे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बफर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसकी टॉलरेटिंग पावर भी बढ़ेगी। अब एक ऐसे बफर की बात करते हैं जो ये काम ऑटोमेटिकली करता है, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3। ये हमारी बॉडी का मेन बफर होता है कार्बोनिक एसिड, और काफ़ी सोफेस्टिकेटेड बफर होता है। इसमें क्या होता है, H2CO3 बफर में कंसंट्रेशन इसका अप डाउन कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से। हमारे लंग्स जब होते हैं, जब वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे, तो अगर कार्बोनिक एसिड का हमें कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हम लोग CO2 का कंसंट्रेशन अंदर इनहेल ज़्यादा करेंगे। अगर हमें कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन रिड्यूस करना है तो वील गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सेस। तो ये ऑटोमेटिकली एक बफर की तरह एक्ट करता है। देयरफॉर वी से इट एज अ मेन बफर ऑफ अ ब्लड, एंड इसकी फ्लेक्सिबल एबिलिटी होती है बफर एक्टिविटी के टर्म्स में। इन दी एंड इट ऑल कम्स डाउन टू वाटर, क्योंकि वाटर एक रिएक्टेंट की तरह भी एक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस में भी हेल्प करता है, कंडेंसेशन में भी हेल्प करता है, प्रेसिपिटेट डायरेक्टली इन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी हेल्प करता है। ऑर्गेनिजम्स हैव, और हमारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इसकी एक्चुअल एबिलिटी को काफ़ी हार्नेस कर लिया है, एंड वी आर लिटरली डिग्रेडिंग द most important natural resource present in our earth surface. So it is high time we should realize that water plays a very important role, not just in the outside world but also within our body. So अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।